हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो मशहूर TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेस से संबंधित है। तो इसका आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा और जानी मानी एथलीट ब्लैंका व्लासिका को इसके लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। ब्लैंका व्लासिका जो हैं ये क्रोएशिया की पूर्व हाई जंप स्टार हैं और उन्हें इस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में रजत पदक और 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। ये जो TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु रेस है, ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय 10 किलोमीटर की दौड़ में से एक है और इसमें शीर्ष एथलीटों के साथ साथ आम धावक भी भाग ले सकते हैं। तो इसकी ये विशेषता है कि इसमें सिर्फ एथलीट ही भाग नहीं लेते हैं, बल्कि शीर्ष एथलीट तो भाग लेते हैं, उसके साथ साथ आम धावक भी इसमें भाग लेते हैं। ये आयोजन प्रतिस्पर्धा के साथ साथ फिटनेस और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट टॉपिक दीप जरीवाला के बारे में है। तो उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इनको अमेरिका के एक बेहद प्रतिष्ठित रिसर्च पद के लिए चुना गया है। दीप जरीवाला को UTORNL गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइस के लिए चुना गया है और ये पद अमेरिका के 2 बड़े संस्थानों यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के संयुक्त सहयोग से संचालित होता है। जरीवाला इस पद को जनवरी 2027 से संभालेंगे और गवर्नर्स चेयर प्रोग्राम जो है ये अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पदों में से एक माना जाता है। इसकी क्या खासियत होती है? तो इसकी खासियत है कि ये यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब के बीच सीधा तालमेल बैठाता है, टॉप वैज्ञानिकों को इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और अत्यधिक रिसर्च सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। तो ये इस पद की विशेषताएं हैं, जिसके लिए दीप जरीवाला जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट टॉपिक 2028 में होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 से संबंधित है। तो भारत ने इसकी मेज़बानी के लिए पहले इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अब वो अपनी इस योजना को वापस ले रहा है। इस संबंध में भारत ने आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी भी दे दी है। इसका कारण क्या है? मेज़बानी वापस लेने के भारत का कारण क्या है? तो समीक्षा के बाद भारत ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेज़बानी करना फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है। भारत और विश्व अभी कई वैश्विक संकट से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में इसकी हालांकि हमारे देश में इसकी मेज़बानी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन अभी जो वैश्विक संकट आ गया है उस बीच भारत ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेज़बानी कर पाना फ़िलहाल संभव नहीं है। इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से इस जिम्मेदारी से पीछे हटना ही बेहतर समझा है। अब कोप समिट होता क्या है? तो ये हर साल आयोजित होता है और इसकी मेज़बानी जो है वो क्षेत्रीय समूहों के अनुसार तय होती है। भारत एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है, इसलिए 2028 में ये मौका भारत को मिल सकता था। आने वाले कोप के होस्ट कौन कौन से देश हैं? तो कोप 30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा, कोप 31 तुर्की और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और कोप 32 का आयोजन इथियोपिया द्वारा किया जाएगा। अब भारत चूँकि कोप 33 की मेज़बानी से पीछे हट चुका है, तो साउथ कोरिया को इसकी मेज़बानी का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में भारत का प्रमुख लक्ष्य कौन कौन सा है? तो 2035 तक 60% क्लीन एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना, GDP की 47% एमिशन इंटेंसिटी में कमी और वन क्षेत्र में वृद्धि करके कार्बन अवशोषण को बढ़ावा देना, ये सब भारत के प्रमुख लक्ष्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेटा की एक नई पहल से संबंधित है। तो मेटा ने अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब से अपना पहला AI मॉडल पेश किया है, जिसका नाम क्या है? तो म्यूज स्पार्क। इस नाम से मेटा ने
अपना पहला AI मॉडल पेश किया है और ये कंपनी की म्यूज सीरीज का पहला मॉडल है और इसे मेटा AI असिस्टेंट को पावर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह AI यूजर्स को रोज़मर्रा के कामों में मदद कर सकता है, जैसे कि अगर किसी फ़ोटो का इस्तेमाल करके पूछा जा सकता है कि इस खाने में मौजूद कैलोरी कितनी है। ये दिखा सकता है कि कोई चीज़ जैसे कि मग या शेल्फ पर रखी हुई कोई चीज़ कैसी दिखेगी। इसके साथ ही साइंस, मैथ और हेल्थ से जुड़े सवालों का भी ये जवाब देगा। अभी म्यूज स्पार्क का इस्तेमाल मेटा AI चैटबॉट में किया जा रहा है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मेटा अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा स्मार्ट ग्लासेस। तो आने वाले समय में इन सारे प्लेटफॉर्मों पे ये म्यूज स्पार्क का इस्तेमाल हो सकता है। ये चैटबॉट अभी तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंपनी भविष्य में एक पेड सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकती है इसके लिए। तो ये मेटा के नए पहल से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक विश्व होम्योपैथी दिवस से संबंधित है। कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जयंती जो है वो होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हनीमैन। इस बार की थीम क्या है विश्व होम्योपैथी दिवस की? तो सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और भारत में सबसे बड़ा होम्योपैथिक कार्यबल मौजूद है। तो गांव हो या शहर, हर जगह होम्योपैथी के क्लिनिक आपको मिल जाएंगे। तो ये देश के नीतिगत सहयोग, अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में इसके एकीकरण को दर्शाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिसी बाजार से संबंधित है। तो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स के नए CEO और प्रिंसिपल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो सज्जा प्रवीण चौधरी। इनको पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर का नया CEO नियुक्त किया गया है और वो तरुण माथुर का स्थान लेंगे। तरुण माथुर अचानक से इस्तीफा दे दिए हैं किसी कारण से, तो अब ये उनके स्थान पर सज्जा प्रवीण चौधरी काम करेंगे। और सज्जा प्रवीण चौधरी PB फिनटेक के एक पुराने और अनुभवी सदस्य हैं और वे साल 2011 में इस ग्रुप से जुड़े थे। किस ग्रुप में? तो PB फिनटेक, वो इसके पुराने सदस्य हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक साइक्लोन 4 अभ्यास से संबंधित है। तो भारतीय सेना ने भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास के चौथे संस्करण के लिए मिस्र में अपनी टुकड़ी भेजी है। इस अभ्यास को साइक्लोन 4 नाम दिया गया है और ये जो अभ्यास है ये 9 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? तो अंशास में। इसमें दोनों देशों के विशिष्ट सैनिक एक साथ शामिल होंगे और ये जो अभ्यास है साइक्लोन 2026, ये एक द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच हर साल आयोजित किया जाता है। ये बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, जैसे एक साल भारत में, दूसरे साल मिस्र में, और दोनों राष्ट्रों के बीच दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। इसको आयोजित करने का उद्देश्य संयुक्त मिशन की योजना बनाने की क्षमताओं को मजबूत करना, आतंकवाद रोधी स्थितियों में आपसी तालमेल को बढ़ाना और रेगिस्तान के कठिन माहौल में ढलने की क्षमता को बेहतर करना है। तो इस उद्देश्य से ये साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और मिस्र के बीच। ये भी BPSC पूछ चुका है किसी अभ्यास का नाम देके कि ये अभ्यास भारत और इस देश की किन सेनाओं के बीच अभ्यास मतलब आयोजित किया जाता है, थल सेना, वायुसेना या जल सेना। तो ये थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट पे टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए चेयरमैन से रिलेटेड है। तो BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं संजय खन्ना। तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स क्षेत्र से संबंधित है। 2025 में वैश्विक व्यापार ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है क्योंकि सामानों का निर्यात 26.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और ये पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2024 की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। ये आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार ये जो उछाल है ये बढ़ती मांग, मेनली प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में जो मांग बढ़ी है उसके कारण ये उछाल आया है। चीन और अमेरिका जैसे जो देश है वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं इस सूची में, वैश्विक निर्यात सूचकांक में, और भारत इसमें 19वें स्थान पर है। तो भारत का भी स्थान ध्यान रखिएगा। नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग से ये पता चलता है कि व्यापार का अधिकांश हिस्सा कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच ही केंद्रित है। जैसे शीर्ष 10 देश मिलकर वैश्विक निर्यात में लगभग 49.6% का योगदान देते हैं, जो लगभग आधा है, और ये एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार का संकेत देता है। इस सूची के अनुसार चीन शीर्ष स्थान पर है, पहले नंबर पे है चीन, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड नंबर पे है जर्मनी। ये तीनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये मिलकर वैश्विक निर्यात का लगभग 29% हिस्सा बनाती हैं। इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख निर्यातक देश हैं? तो नीदरलैंड, हांगकांग, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, ये सारे देश इन तीनों के अलावा वैश्विक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2025 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक जो है वो व्यापार वृद्धि में एशिया का दबदबा। तो इसमें एशिया का दबदबा देखा गया है। इस क्षेत्र ने निर्यात में 9.5% की बढ़ोतरी की है और आयात में 6% की वृद्धि दर्ज की है। वैश्विक निर्यातकों की सूची में भारत 19वें स्थान पर है, जिसका निर्यात मूल्य 4,45,278 मिलियन डॉलर है तथा वैश्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1.7% है। तो भारत का निर्यात मूल्य भी ध्यान रखिएगा, स्थान भी ध्यान रखिएगा कि वैश्विक निर्यातकों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 19वें स्थान पे, और वैश्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1.7% है। भारत मेनली किन चीज़ों का निर्यात करता है? तो कपड़ा और परिधान, जेनेरिक दवाएं यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और आईटी तथा सेवाएं जैसे उत्पादों का भारत निर्यात करता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत से ही संबंधित है। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये जो परियोजना है ये लोहित नदी पर विकसित किया जाएगा और इस परियोजना का लक्ष्य 1200 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करना है। ये जो पहल होगी ये पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब ये जो कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित होगा तथा लोहित बेसिन में ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इसे रणनीतिक रूप से मजबूत महत्वपूर्ण बनाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा लोग किस नदी पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो लोहित नदी पर, और अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में ये स्थित है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 78 महीनों में पूरे होने की उम्मीद है, जो साल में देखें तो 6.5 साल हुआ। इस प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है, जिसमें 1900 मेगावाट की 6 यूनिट लगेगी और 60 मेगावाट की 1 यूनिट होगी। जब ये सुविधा चालू हो जाएगी 6.5 साल बाद, जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट सालाना लगभग 4,852.95 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा। और इस परियोजना को विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा।
तो THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय सेना के एक ऑपरेशन से संबंधित है। तो भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया? तो वहाँ पे एक घटना घटित हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन और लाचेन के पास हाल ही में बने एक पुल के अचानक टूट जाने के कारण वहाँ बहुत सारे लोग फंस गए, जिनको निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अपनी पूर्वी कमान के अंतर्गत इसका नेतृत्व किया है। और इस अभियान के तहत 1321 पर्यटकों और 84 स्थानीय निवासियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया है। खराब मौसम और मुश्किल चुनौतियों के बावजूद भी ये जो पूरा ऑपरेशन चला ये 48 घंटे में पूरा कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था, हिमस्खलन वगैरह वहाँ लगातार होते ही रहते हैं। तो उन चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना ने 48 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया, ऑपरेशन हिम सेतु। नेक्स्ट टॉपिक महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती से संबंधित है। तो हर वर्ष भारत में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई जाती है और वर्ष 2026 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इनकी 200वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था और ये एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उस पृष्ठभूमि से भी उठकर इन्होंने सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ उठाई और कई सारे महत्वपूर्ण काम किए। जैसे सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला और फूले ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए क्योंकि इससे पूरी की पूरी पीढ़ियों का उत्थान होता है। अगर पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर महिला शिक्षित होती है घर की तो उससे एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है, क्योंकि किसी भी बच्चे का पहला प्राथमिक स्कूल जो है वो माता को ही कहा जाता है। इसलिए अगर घर की महिलाएं शिक्षित होती है तो उससे पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इसके साथ ही वर्ष 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, तर्कसंगत सोच और समानता को बढ़ावा देना तथा वंचित समुदायों को सशक्त बनाना था। तो ये थे हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनकी जयंती मनाई गई 11 अप्रैल को। नेक्स्ट टॉपिक भी दिवस से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिन माँ के स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मिलने वाली अच्छी देखभाल के महत्व पर जोर देता है। इस बार की थीम क्या है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की? तो मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी माँ को पीछे न छोड़ना, ये इस बार की थीम है। और ये दिन 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने सामाजिक सुधार और महिला कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2003 में इस दिन को घोषित किया था, जिसे भारत मातृत्व स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक राष्ट्रीय दिवस समर्पित करने वाला पहले देशों में से एक बन गया है। तो मातृत्व स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कोई दिवस को समर्पित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। 2003 में इस दिवस की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा से संबंधित। तो ये पॉलिटी का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और करंट तो है ही, तो ध्यान रखिएगा। तो जसवंत वर्मा ने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है और इस्तीफ़ा सौंपने के बाद तत्काल प्रभाव से वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो पूर्व जज श्री वर्मा का इस्तीफ़ा दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर जली हुई नकदी बरामद होने से जुड़े विवाद के तहत आया था। इनके 14 मार्च 2025 को इनके यहाँ आग लग गई थी और आग लगने के बाद
बहुत सारे जले हुए 500 के नोट इनके घर से बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये चर्चा में आ गए थे, हाईलाइट हो गए थे। और संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने का प्रावधान है। तो 14 मार्च को ये जब घटना हुई तो उसके बाद आंतरिक जांच तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में शुरू की गई थी, और रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने का या महाभियोग का सामना करने को कहा था, लेकिन वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया और ये उनके विरुद्ध एक साजिश बताई थी। तब इनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन ये किसी काम को नहीं कर रहे थे। जज तो थे लेकिन जज का काम नहीं कर रहे थे, इनका तबादला कर दिया गया था और इस मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया था। उसके बाद अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत औपचारिक रूप से इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी, और फिर ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जांच सही साबित होने के बाद, इनको अब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा है। तो ये अनुच्छेद भी दोनों याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218। तो इन दोनों अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया गया है। इनको भी अनुच्छेद 124 के तहत ही पद से हटाया गया है, यशवंत वर्मा को। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी का भी और करंट का भी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।